नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाएंगे न्यूटन के गति के नियम। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो अंत में वीडियो को लाइक करें। पढ़ेंगे हम सबसे पहले गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो इसके अनुसार क्या होता है कि गति का प्रथम नियम, तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम में रहेगी। यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो गति का प्रथम नियम बहुत ही सिंपल है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में रहेगी। यदि गति अवस्था में है तो गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे ये पेन है, ऐसे पड़ी है तो ऐसे ही पड़ी रहेगी जब तक कि हम इसे बाह्य बल लगाकर उठाएंगे नहीं या कुछ भी नहीं करेंगे। तो बाह्य बल लग गया मेरे द्वारा तो ये उठ गई। अगर मैं इस कागज़ को ऐसे ही पड़ा रहने दूँ, साइकिल है, साइकिल भी बिना अपने आप तो चल नहीं सकती। यदि ऐसे हम उसे ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो वो ऐसे ही पड़ी रहेगी विराम अवस्था में। अगर गति अवस्था में है तो गति में रहेगी। जैसे कि कोई मोटरसाइकिल है, वो चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल उस पर कैसे लगेगा? या तो पेट्रोल खत्म हो जाएगी तो उस पर बाह्य बल लगना बंद हो जाएगा और सड़क के द्वारा उस पर घर्षण बल कार्य करेगा, जिसे फ्रिक्शन बोलते हैं। घर्षण बल भी कार्य कर सकता है, तो वो किसी प्रकार का भी बल हो सकता है। गति का प्रथम नियम तो बहुत सिंपल है, इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो ने जड़त्व का जो नियम दिया था और न्यूटन ने जो गति का प्रथम नियम दिया था वो सेम था। अब आते हैं हम गति के द्वितीय नियम पर। गति का द्वितीय नियम इसे कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। गति का द्वितीय नियम सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो गति के द्वितीय नियम में क्या होता है, इसकी हम दो प्रकार से परिभाषा बना सकते हैं। प्रथम परिभाषा कैसे बनेगी कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम प्रथम परिभाषा फर्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल या लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है।
इसकी पहली परिभाषा तो ये हो गई। और दूसरी परिभाषा कैसे बनेगी कि इसकी दूसरी परिभाषा और इससे भी ज़्यादा सिंपल है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। द्वितीय परिभाषा है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के त्वरण के समानुपाती होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया कि कोई वस्तु है, उस पर बल होगा उसके त्वरण के समानुपाती होता है। तो इसे हटाने के लिए प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ होता है द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है वो तो स्थिर रहता है। यदि 10 किलो की वस्तु है तो 10 ही रहेगा उसका। तो F बराबर m हम इस प्रकार भी सिद्ध कर सकते हैं। या फिर प्रथम परिभाषा से किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल जो होता है, प्रथम परिभाषा से हम करेंगे तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान के F प्रोपोर्शनल m ऐसे करेंगे, F प्रोपोर्शनल m और F प्रोपोर्शनल a। तो F बराबर ma हो जाएगा। तो त्वरण और इसके समानुपाती होता है, कैसे भी कर लो। तो द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उसके द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्वितीय नियम हो गया। अब हम आते हैं गति के तृतीय नियम पर। गति का तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे बोलते हैं गति का तृतीय नियम। इसे हम सिद्ध करके भी दिखाएंगे किस प्रकार गति का तृतीय नियम सत्य है या असत्य है। तो इसे बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा नाम है इसका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका दूसरा नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसकी परिभाषा कैसी बनेगी कि प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें किस प्रकार है, जैसे हम किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो वो हमारे ऊपर भी उसी न्यूटन का बल लगाएगी, 5 न्यूटन का बल लगाएगी, लेकिन वो विपरीत दिशा में। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग बल होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। तो हम इसका निगमन कैसे करेंगे कि हमारे पास मान लो कि 2 पिंड हैं, ठीक है। ये 2 पिंड हैं, इनका द्रव्यमान है m1, एक का द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2। ये एक ही तरफ आ रहे हैं गति करते हुए, तो दोनों आपस में यहाँ आकर के टकरा गए। मान लो यहाँ टकरा गए, इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2। ये इस पर F बल लगाता है a b दिशा में, a से b की तरफ, है ना। ये इसके विपरीत दिशा में लगाता है, जिसे FBA बोलते हैं। तो हमारे पास एक सूत्र होता है आवेग, जो सिद्ध हुआ होता है आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। जो आवेग होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आवेग को हम J से दर्शाते हैं तथा संवेग परिवर्तन की दर को हम डेल्टा P से दर्शाते हैं। तो संवेग बराबर होता है संवेग जिसे J से दर्शाते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। और लेकिन आवेग बराबर होता है, जैसे आवेग बोलते हैं, आवेग को हम J से दर्शाते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुणा समयांतराल। तो इस सूत्र का हम यूज करेंगे, इस सूत्र को उपयोग में लाएंगे। तो हमारे पास आवेग बराबर संवेग परिवर्तन की दर की, तो हमारे पास AB पर लगने वाला जो हमारे पास पिंड है m1, इस पर लगने वाला आवेग J1 बराबर डेल्टा P1 के होगा।
तो J1 आवेग, पहला आवेग क्या है, बल, आवेग बल एबी पर लगने वाला बल गुणा समयांतराल डेल्टा टी बराबर डेल्टा P1 के हो जाएगा। समीकरण हो गया फर्स्ट। और दूसरी वस्तु पर लगने वाला बल M2 वस्तु पर लगने वाला बल जिसे हम FBA बोलते हैं, FBA गुणा डेल्टा टी आवेग से, ऐसे J2 बराबर डेल्टा P2 दर्शा देते हैं, तो J2 बराबर डेल्टा P2 हो जाएगा। तो AB गुणा डेल्टा टी बराबर डेल्टा P2। समीकरण हो गया अम्पर सेकंड। तो हमारे पास एक और सूत्र होता है कि कुल संवेगों का योगफल 0 होता है, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे FAB गुणा डेल्टा टी प्लस FBA गुणा डेल्टा टी इजिकल टू 0 के। तो इसमें से डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, FAB हो जाएगा प्लस FBA हो जाएगा इजिकल टू 0। तो डेल्टा टी इसके भागित में चले जाएगा 0 के, तो हमारे पास बचेगा FAB प्लस FBA बराबर 0। तो हमारे पास FAB बराबर माइनस के FBA हो जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि F जो बल है वो वस्तु AB पर लग रहा है, M1 पर लग रहा है, लेकिन जो दूसरा बल है FBA ये विपरीत दिशा में दूसरी वस्तु पर लग रहा है। विपरीत ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है इसमें विपरीत दिशा में। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं। जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मारा, तो मैं किसी के गाल पर थप्पड़ मारूंगा तो उसकी गाल की तरफ से उसकी अगर मैं उसकी कमर पर थप्पड़ मारूं तो उसकी कमर की तरफ से मेरे हाथ पर भी एक बल कार्य करेगा, जिसे बोलते हैं हम विपरीत बल या प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। और जो हम मारेंगे वो क्रिया बल। अब हम पृथ्वी पर चलते हैं वो भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण ही चलते हैं। रॉकेट है जो ऊपर जाती है वो क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के कारण ही जाती है। ये हो गया गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम के उदाहरण। प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम हमने पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में रहेगी, गति अवस्था में तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बल कार्य न करा जाए, जिसे गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम आता है किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और दूसरे तरीका से इसे बताएंगे कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। और F बराबर ma ही सूत्र होता है इसका। तृतीय नियम आता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे गति का तृतीय नियम बोलते हैं। ये हमारा इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं तथा विपरीत दिशाओं में लगते हैं एक दूसरे के। इस प्रकार हमने गति के तीनों नियमों का निगमन कर दिया है, तीनों नियमों को बता दिया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा ऐसी ही और वीडियो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दें।